बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर फर्स्ट, बुक 3 हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब से पहले हम लोग बुक 1 जो है वो स्टडी करते रहे हैं। बेटा आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो है, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के अंदर हमारे पास दो बुक्स हैं बेसिकली। वो बुक फर्स्ट है और बुक 3 है। बुक फर्स्ट कंटेन्स ओनली शॉर्ट स्टोरीज एंड वी नो वेरी वेल द पैटर्न of short stories. We attempt their translation, MCQs, synonyms, punctuations and definitely short questions. Actually जो book 1 है it carries 40 marks. Book 3 on the other hand it comprises plays and poems. Basically बेटा इसके अंदर जो है 20 poems हैं और इसके अलावा जो है इसमें 3 जो है वो प्लेस हैं। अब ये ज़हन में रहे कि ये फुल लेंथ डिवीजन है बुक 3 की। इसके अलावा जो है इसको रिवाइज कर दिया गया है। प्लेस जो है आपके कम होकर जो है बेटा वो 2 रह गए हैं और पोइम्स को भी काफ़ी हद तक जो है रिवाइज किया गया है। पोइम्स आपकी कम होकर जो है वो लगभग 9 या 10 रह गई हैं। तो हम उसी के मुताबिक फिलहाल जो है हम जो इसका रिवाइज जो सिलेबस जो है वही हमने बेटा अटेम्प्ट करना है, उसी के मुताबिक हम लोगों ने चलना है। अब इसमें से हमने क्या क्या अटेम्प्ट करना है, जैसे बुक 1 में से आपको पता है कि आपने उसमें से ट्रांसलेशन की, पंक्चुएशन की, सिनोनिम्स किए, आपने MCQs किए बेटा, आपने उसमें से क्वेश्चन आंसर्स किए। तो इनमें से आपने बेटा क्या कुछ करना है, तो इनमें से एक चीज अगेन बुक 1 3 प्लेस, शॉर्ट स्टोरीज और 20 पोइम्स के अंदर मुश्तरक वो सिनोनिम्स हैं। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो है अगर आप प्लेस पे फोकस करें इधर लेफ्ट साइड पे बेटा तो सिनोनिम्स हैं, इसमें 3 मार्क्स के आएंगे और पोएम्स में से सिनोनिम्स जो है वो 2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव पार्ट आ गया बेटा इसका। उसके बाद अगर हम एक स्टेप आगे जाए, अगर आप लेफ्ट साइड पे हैं 3 प्लेस जो हैं तो वहां पर बेटा MCQs है 2 मार्क्स के। लेकिन अगर पोएम्स की तरफ गौर करते हैं तो इधर MCQs नहीं है। अब one thing that you need to focus very carefully is that examiner is not bound that he would in any case not give you any MCQ from the poem. He can give one MCQ from the poems if he wants. अगर वो चाहे तो वो एक MCQ दे सकता है। ये और बात है कि वो ऐसा करता नहीं है, rarely। तकरीबन पिछले अगर आप 13 या 14 साल को देखते हैं, पिछले 15 साल को देखते हैं तो शायद आपके लिए ये बात थोड़ी सी हैरानकुन हो कि इसमें जस्ट एक दफा ऐसे हुआ है कि उसने पोएम्स में से पोएम 3 लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, इसमें से उसने एक MCQ दिया था। इसके अलावा उसने कभी MCQ नहीं दिया। लेकिन जो बात जहन में रखने की है बेटा वो ये है कि वो चाहे तो MCQ दे सकता है, तो हम पोएम्स में से इस पार्ट को निगलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें से पोएम्स में से 8 मार्क्स के आते हैं बेटा। तो इसमें 3 की चॉइस होती है। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो आपको पता है, आप लोगों के अभी बहुत से टेस्ट हुए जिसमें से शॉर्ट स्टोरीज के अंदर आप लोग जो है बेटा इसको अटेम्प्ट भी करते रहे हैं। तो इसमें से जो है बेटा आपको 7 सवाल आते हैं और उसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अगर उधर आप प्लेज में से आ जाए तो बेटा 2 MCQ इसके अंदर होते हैं। अब पोएम्स में से तीसरा सवाल है, राइट साइड पर अगर फोकस करें तो एक्सप्लेनेशन का सवाल, तशरीह का सवाल होता है, सेम जैसे उर्दू के अंदर होता है कि कोई भी जो है आपके पास जो एक्सट्रैक्ट है उसको बेटा हवाला मतन और सियाको सबाब के हवाले से उसकी तशरीह करनी होती है। तो इंग्लिश में बेटा रेफरेंस होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है और एक्सप्लेनेशन होता है। ये 5 मार्क्स का होता है, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती, सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर होता है। जहन में रहे एक ही आता है बेटा, आपने एक ही अटेम्प्ट करना होता है। इधर से प्लेस में आ जाए तो प्लेस में से जो है बेटा क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बेटा 10 मार्क्स के हैं। अगेन इसमें से भी 3 की चॉइस होती है, 8 आते हैं, आपने 5 करने होते हैं। ठीक हो गया, ये बातें अपने जहन के अंदर रखनी है। अब अगर आप कुल टोटल मार्क्स आप देखें तो बेटा आपको जो है पोएम्स में 15 मार्क्स का है और प्लेस में 15 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है। तो कुल 30 मार्क्स का पेपर जो है ये बनता है। जबकि इधर से जो है आपका बुक 1 है, जो आपकी बुक 1 है बेटा, उसमें से 40 मार्क्स का पेपर जो है वो होता है। तो ये एक पेपर पैटर्न है जो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा बेटा, इसको अपने जहन के अंदर रखना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा पोएम्स हैं उनको जरा एक नजर हम देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं।
तो बेटा उसके अंदर जो सबसे ब्लैक वर्स जो है इसके अंदर फिक्स्ड जो है एक एक्यूरेट मीटर होता है, बहर होती है बेटा। बहर मीटर आप जानते हैं वो क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विशेस प्रोज फ्रॉम पोएट्री। इस मीटर इसके अंदर जो है बेटा प्रोज के अंदर जो वो पोएट्री का एलिमेंट नहीं होता, मीटर का एलिमेंट नहीं होता। राइम पोएट्री होता है बेटा, इसके अंदर वावल साउंड्स होते हैं, रिपीटेड इंटरवल्स पे आते हैं। और इसके बाद फ्री वर्स और ब्लैक वर्स ये दोनों अपोजिट हैं। इसके अंदर नो डेफिनेट मीटर। आजाद पोइम जो होती है, आप इसको उर्दू के अंदर भी इसका रुझान है। एपिक्स हैं, लॉन्ग पोइम्स हैं बेटा। अब लॉन्ग पोइम्स का मेरे ख्याल में उर्दू में शायद इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट ना हो। इंग्लिश के अंदर जो है ये 800, 900, 1000 लाइंस इससे भी ज्यादा की बेटा हो सकती है। इसके अलावा नैरेटिव पोएट्री होती है, इसके अंदर बेटा कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई किस्सा जो है वो आपको बताया जाता है। इसके अलावा पास्टोरल पोएट्री है, इसके अंदर जो बेटा आपके देहात वाला एस्पेक्ट आ जाता है। जो शेफर्ड्स हैं, गडरिये हैं, बकरियां चराने वाले हैं, भेड़े चराने वाले हैं, उनकी जिंदगी है, उनका लाइफस्टाइल है, उनका रहन सहन है, उसके बारे में किया जाता है। सोनेट जो 14 लाइन पोएम होती है, इसके अंदर बेटा फिक्स है कि 14 लाइंस ही होंगी बेटा इसके अंदर जो, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन के बेस के ऊपर भी जो है पोएम्स की जो है वो डिवीजन होती है। जैसे सिंबॉलिक पोएम्स होती हैं। इसके अलावा बेटा आपकी जो हैं सिंबॉलिक पोएम्स के अलावा जो है आपकी इमेजिनेटिव पोएम्स होती हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन होता है। इसके अलावा जो है बेटा आपकी जो है कुछ रियलिस्टिक पोएम्स होती हैं, किसी भी चीज़ को रियलिस्टिकली जो है वो कंपोज किया जाता है, बताया जाता है। इसके अलावा आपकी जो है बेटा रोमांटिक पोएम्स होती हैं। एक और से मेरे कि रोमांटिसिज्म का एलिमेंट जो है इंग्लिश में ज़रा डिफरेंट है। हमारे यहाँ रोमांटिक पोएम्स प्यार, मोहब्बत, महबूब की बेवफाई। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो है रोमांटिसिज्म जो है बेटा वो नेचर है, लव फॉर नेचर है, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है। इन चीज़ों को जो है वो फोकस किया जाता है। और जो बड़े बड़े रोमांटिक पोइट्स हैं इसमें डेफिनेटली जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, पर्सी बिशे शेली है। इसके अलावा जो है बेटा लॉर्ड बायरन है। ये सारे जो है बेटा इसके बड़ी बड़ी जो है वो मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं बेटा इसकी, ठीक है। अब बेटा चलते हैं हम आगे हमारी फर्स्ट पोएम की तरफ। जो है हमारी जो फर्स्ट पोएम है द रेन है बेटा। ये W.H. डेविस ने लिखी है। विलियम हेनरी डेविस इनका पूरा नाम है। 1871 में पैदा, 1940। ब्रिटिश पोएट है बेटा ये बेसिकली जो है। और बहुत ज्यादा इनकी ज्यादातर जिंदगी जो है कहने वाला गर्द के तौर पर और बड़ी मुफलसी की जिंदगी इन्होंने गुजारी। लेकिन उसके बाद जो है इनकी जिंदगी ने बड़ा पलटा खाया, फिर बड़ा इन्होंने अरूज भी देखा जो है। और चूंकि ये खुद बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी ना, इसी वजह से इनकी जो अक्सर पोएम्स आप जानते हैं कि जो इस तरह के इंसान ने जिंदगी गुजारी होती है तो उसकी तहरीरों में, उसकी बातों में, उसकी शायरी में, उसकी बेटा नॉवेल्स के अंदर वो चीजें जो है उसके ड्रामास के अंदर जो उनका एक अक्सर नजर आता है। यही वजह है कि विलियम हेनरी डेविस की अक्सर आप पोएम्स पढ़े, उसकी पोएट्री पढ़े तो उसके अंदर ना आपको मुफलिसी और मफलूकुल हाली और कसम कुर्सी का बेटा बड़ा एक एलिमेंट जो है उसके अंदर आपको नजर आता है। अब यह है कि आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे लिखनी। फर्स्ट किया ही बेटा एक आपके पास स्टैंजा आ जाए, बस ये द रेन का ही है। आई हियर waves drinking rain, I hear rich waves on top giving the poor beneath a drop after drop। फर्स्ट किया यही है। तो सबसे पहले इसके अंदर बेटा रेफरेंस है। रेफरेंस सेम जैसे आप लोग जो है ये बेटा लिखते हैं हवाला मतन होता है। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक बेटा इसके अंदर पोएम का नाम और दूसरा इसके अंदर जो है वो पोएट का नाम जो है। अच्छा रेफरेंस जो है बेटा याद रखिएगा इसके 2 नंबर होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा बेटा कि इस पूरे सवाल के अंदर सबसे जो अहम चीज होती है वो रेफरेंस होती है। याद रखिएगा अगर आपका रेफरेंस गलत है तो बेटा आपकी फिर पूरी पोएम गलत है, पूरा एक्सप्लेनेशन गलत है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये बात ज़हन के अंदर रखिएगा। अगर आपका रेफरेंस ठीक होगा, अगर आपको पता होगा इसका पोएट कौन सा, अगर आपको पोएम का नाम का पता होगा तो फिर ही तो आप इस काबिल होंगे कि आप इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कर सकें। अगर बेटा आपको पोएट का ही नहीं पता, अगर आपको पोएम का नाम ही नहीं पता तो फिर ये एक कंफर्म बात है क्या बेटा उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तो अगर रेफरेंस गलत है तो याद रखिएगा बेटा फिर आपका सारा एक्सप्लेनेशन का सवाल गलत है और आपको उसमें से 0 नंबर मिलेगा। अच्छा अब ये इसका नाम हमने W.H. डेविस लिखा है, विलियम हेनरी डेविस जो है नहीं लिखा तो जहन में रहे बेटा कि जो नाम वहां पर लिखा होगा अगर वो एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर है तो आप एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। वो पॉसिबल है कोई नया चैप्टर होता है समटाइम बाज़ का तो उसको नहीं पता कि जनाब W.H. डेविस जो है विलियम हेनरी डेविस जो है दर हकीकत W और H विलियम और हेनरी के ही एब्रीविएटेड या शॉर्ट फॉर्म है या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। उसको अगर नहीं पता तो बेटा उसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा और आपके हो सकता है वो नंबर जो है वो काट ले जो है। अब जो
पोएम है, इसके नेम पर देखें अगर आप गौर से तो इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं, उसके बाद अगर आप पोएट के नेम के ऊपर देखें तो इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगे हुए। आप इस चीज का बेटा ध्यान रखेंगे, ठीक हो गया। अगर अब पोएम का नेम है तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स देंगे, और पोएट का नेम है तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं देंगे। इस बात को बेटा आपने बहुत अच्छी तरह जहन के अंदर बिठा लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आगे हम चलते हैं। अच्छा, अगर आपने टाइटल कैसे लिखना है, टाइटल लिखने का बेटा तरीका है, कोई भी टाइटल है, वो पोएम का है, वो किसी ऐसे का है, वो शॉर्ट स्टोरी का है, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ऑल वर्ड्स ऑफ अ टाइटल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, बेटा वो कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होते हैं, एक्सेप्ट अ कंजंक्शन, अ हेल्पिंग वर्ब, एन आर्टिकल एंड अ प्रीपोजिशन। इसके अलावा जैसे कंजंक्शन कोई आ जाती है, एंड है, बट है, उनको आप स्मॉल कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, वाज है, आर्टिकल ए, एन और ता जो है आप उसको, और प्रीपोजिशन आ जाती है, ऑफ है, इन है, एट है, तो इसको बेटा जो है आप स्मॉल रखेंगे, स्मॉल। बाकी इसके अलावा आप लोग देखिएगा आपके जितने भी टाइटल्स है बेटा वो किससे स्टार्ट होते हैं, वो सारे कैपिटल वर्ड से वो सारे जो है बेटा वो स्टार्ट होंगे। ये पॉइंट आपने बेटा जहन में रखना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर थीम आप लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया जो है, ये प्री गोइंग सिचुएशन ऑफ द गिवन टेक्स्ट जो है, जो भी आपको दी गई है एक्सप्लेनेशन जो है, उसमें उससे पहले क्या हुआ वो बताते हैं आप, ये भी बता सकते हैं। सेंट्रल आइडिया के बारे में थोड़ी सी आप उसकी बात कर सकते हैं। वैसे सबसे इसके अंदर जो वैलिड है बेटा वो यही है कि आप जो है प्री गोइंग जो भी डिटेल है वो आप उसके गिवन टेक्स्ट की जो है वहां पर वो बयान करेंगे। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, 10 to 12 लाइन्स हैं, क्योंकि इसका जस्ट एक नंबर होता है। 10 to 12 लाइन्स आर मोर देन इनफ जो है वो काफी है बेटा, इससे ज्यादा आप इसमें नहीं देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा है आपकी एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन जो डेफिनेटली एक्सप्लेन करना होगा गिवन लाइन्स को जो है, और इसके अंदर आपने कम से कम 2 कोटेशंस जो है, 2 जो मुहावरे होते हैं बेटा वो आपने इनका इस्तेमाल करना होता है। और इसके अलावा इसकी राइमिंग स्कीम होती है, अभी आपको बताते हैं राइमिंग स्कीम जो है बेटा आपने इसकी कैसे अटेम्प्ट करनी है, ठीक हो गया। राइमिंग स्कीम जो बेटा वो आपके उसके एंड के ऊपर है। जैसे फर्स्ट किया, आई हेयर लिव्स ड्रिंकिंग रेन, अब रेन को आप कह रहे हैं ये ए है, आई हेयर रिच लिव्स ऑन टॉप। अब देखिए रेन और टॉप आपस में नहीं मिलते, साउंड आपस में मैच नहीं करते, तो ये बी हो जाएगा। गिविंग द पुअर बीनीथ, अगर आप गौर करें तो बीनीथ, टॉप और रेन आपस में साउंड से मैच नहीं करते, तो ये सी हो जाएगा। ट्रॉप आफ्टर ट्रॉप, अगर आप गौर से देखें तो दूसरी लाइन और चौथी लाइन के एंड वाले वर्ड्स आपस में मैच कर रहे हैं, ट्रॉप ट्रॉप, ठीक हो गया, तो ये भी बी हो जाएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम कैसे हो जाएगी, राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी सी बी, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, मैंने नोट भी लिखा है, तो राइमिंग स्कीम ऑफ ऑल द स्टैंजास इन एनी पोएम इज ऑलवेज सेम। एक पोएम के अंदर जो स्टैंजा जो बंद आपने लिख दिया है, जो आप उसकी जो राइमिंग स्कीम होगी बेटा वो उसके तमाम के अंदर जो है याद में रहे, जहन में रहे बेटा, वो सेम होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया बेटा। अब जरा आगे चलते हैं, स्टैंजा नंबर 1 हम अपना पढ़ते हैं। I hear leaves drinking rain, बारिश आप जानते हैं एक फिनोमिना है नेचर का, बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत जो है, जनरली इसको जो है खूबसूरती के साथ अटैच किया जाता है। बारिश जो है जिंदगी है, पानी जिंदगी है, बर्फ बेटा मौत है। लेकिन जहन में रहे बेटा, जो आपका इंग्लिश सिनारियो है उसके अंदर जो बारिश है, उसके अंदर जो ओवरकास्ट है, जो क्लाउड्स है बेटा, उसको सारों के साथ, मिजरी के साथ, ट्रबल के साथ, इसके साथ बेटा एसोसिएट किया जाता है, जहन में रहे जो है। तो बारिश हो रही है तो पोएट कहता है आई हैव रिच लीव्स ऑन टॉप, कहता है जी मैं ऑन टॉप जो रिच लीव्स जो है वो सुन रहा हूं उनको जो है, गिविंग द पुअर बीनीथ, और वो जो गरीब पत्ते नीचे उनको दे रहे हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, उनको कतरा कतरा करके दे रहे हैं। टिस अ स्वीट वॉइस टू हियर, सुनने में ये आवाज बड़ी खूबसूरत है, बड़ी म्यूजिकल है, बड़ी प्यारी है। दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो सब्ज पत्ते आपके नजदीक जो है पानी वो पी रहे हैं। अब ये तो इसका बेटा एक पैराफ्रेज हो गया, इसका उर्दू तर्जमा हो गया। अब जरा हम आगे चलते हैं बेटा, इसके सिनोनिम्स के ऊपर आ जाए बेटा। ड्रिंक जो है, आई हेयर लिव्स ड्रिंकिंग ने, पहले लाइन पे ड्रिंक, एब्सॉर्ब, गल्प, टेक इन जो है उसको कहते हैं रिच। रिच के बेसिकली 3 शेड है, तो यहाँ पर ठीक है। पहला है रिच, कहते हैं प्रोलिफिक, जो बकसरत हो, तादाद के अंदर ज्यादा हो। आप जानते हैं कि टॉप के ऊपर फोटोसिंथेसिस का अमल ज्यादा होता है, तो वहां पर पत्ते हमेशा जो है वो घने होते हैं, और नीचे वाले पत्ते जो है वो छतरे होते हैं, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी इतनी नहीं पहुंच पाती। तो इसमें अबंडेंट के हवाले में इसका सिनोनिम बनेगा डिलक्स बनेगा, लश बनेगा। दूसरा इसका सिनोनिम बेटा जो है ब्राइट है, ब्राइट इन कलर, जो चीज बड़ी रोशन हो, बड़ी वाज़ेह हो, कलरफुल, विविड, क्लियर, ब्राइट जो है। तीसरा शेड इसका वेल्थी और वेल प्रोवाइडेड बनता है। बहुत से टीचर हज़रात हैं, उनका मानना है
कि वेल्थी सिनोनिम इसका यहाँ किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि वेल्थी मनीड के सेंस के अंदर है, यहाँ पर पैसों की बात नहीं हो रही। तो बेटा अगर आप इस सेंस में देखेंगे तो बेसिकली वो टीचर्स बिल्कुल वो राइट है, वेल्थी सिनोनिम इसका नहीं बनता। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई आई हैव गिवन the synonyms wealthy here, because wealthy also stands for the people who are advantageous, who are benefited in your society. wealthy का मतलब सिर्फ पैसे में अमीर होना नहीं होता, सिर्फ दौलत में अमीर होना नहीं होता। बेटा याद रखिएगा wealthy का एक मतलब जो है एडवांटेजेस में अमीर होना, बेनिफिट्स में अमीर होना, सोसाइटी जो जो आपको जो है वो प्रिविलेज जो 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 ऑफर करती है उसके अंदर भी होता है। आगे हमने इसका बयान भी किया है, वेल प्रोवाइडेड जो है। बीनीथ बेटा अंडर को कहते हैं टिस, ये बेटा कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज की जो है स्वीट खूबसूरत को कहते हैं, लवली अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल को कहते हैं, और नॉइस बेटा डिन अप्रोर क्लैटर ये बेटा शोर को कहा जाता है। ये बेटा इसके सिनोनिम हो गया, ठीक है। अब जरा रिच लीव्स के ऊपर जरा थोड़ी सी इसको कर देते हैं। रिच लीव्स जो है वो क्या है, अपर लीव्स जो है बेटा वो आर द रिच लीव्स एज दे आर, क्यों जो अबंडनेट नंबर को हमने ऊपर बयान किया है सैचुरेटेड, और सबसे पहले बारिश का पानी जो है बेटा उनके ऊपर पड़ता है, पूरी तरह भरे हुए होते हैं, इस वजह से जो है वो बेटा उनको हम रिच लीव्स जो है वो कहते हैं। उसके बाद अब आ जाए सिंबॉलिक मीनिंग के ऊपर। बेसिकली रिच जो है यहाँ पर रिच लीव्स जो है ये मेटाफर है, ये बेटा स्टैंड करता है, मेटाफर इस्तेआरा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो उमरा है बेटा, जो अमीर लोग हैं, ये बेसिकली उनके लिए। आप देखते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर जो अमीर हैं उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि सबसे पहले बेनिफिट्स जितने भी है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। और फी जमाना जो है बेटा याद रखिएगा, मनी इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट सोर्स ऑफ गिविंग यू ऑल द बेनिफिट्स प्रिवेलिंग इन अ सोसाइटी। जितने भी बेनिफिट्स हैं बेटा वो गाड़ियों की शक्ल में है, वो इलाज मुआवजे की शक्ल के अंदर है, वो बेटा एजुकेशन की शक्ल के अंदर, वो फॉरेन टूर्स के, वो ट्रिप्स के अंदर है, सारे पैसे के साथ रिलेट है बेटा। तो उनको जो है वो उनके पास जो हर चीज़ जो है वो होती है। रिच पीपल सोसाइटी के अंदर उनके पास मैक्सिमम चांस होता है कि सोसाइटी जो भी बेनिफिट्स ऑफर करती है, एडवांटेजेस ऑफर करती है बेटा वो हासिल करते हैं। तो रिच लीव्स का एक तो ये मतलब हो गया कि वो जो हैं वो रिच लीव्स हैं, अबंडेंट इन नंबर हैं, प्रोलिफिक हैं, ब्राइट इन कलर हैं, कलरफुल हैं, लश हैं, ग्रीन हैं, डिलक्स हैं, और इसके अलावा जो है वेल्थी हैं, वेल प्रोवाइडेड है, ठीक होगा। दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग ये हो गया कि बेटा रिच पीपल है हमारी सोसाइटी के अंदर जिनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि सारे बेनिफिट्स बेटा उनके पास जो है वो होते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो बेटा पुअर की बात जो है जरा आती है। पुअर लीव्स जो हैं, लोअर लीव्स और पुअर लीव्स हैं, एज दे रिसीव रेन वाटर ऑन द ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम द अपर रिच लीव्स। कतरा कतरा करके मिलता है। अब जिसको चीज थोड़ी थोड़ी करके मिलती है डेफिनेटली वो गरीब होता है, जिसको ज्यादा ज्यादा करके मिलती है, यही तो डिफरेंस है अमीर का और गरीब का। सिंबॉलिक मीनिंग्स जो है, पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर इन आवर सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी के अंदर ना बेचारे गरीब लोग जो हैं उनको जो है बेटा बिल्कुल जो रिच है उनसे बहुत मामूली सी अदना सी अमाउंट जो है उनको वो मिलती है बेचारों को जो है, तो ये उनके लिए मसला है। तो ये सिंबॉलिक मीनिंग है, सिंबॉलिकली हमारी सोसाइटी के वो गरीब लोग हैं बेटा। अब याद रखिएगा ग्रीनिंग द पुअर मीनिंग, पुअर को हमने यहाँ पर जो है उसका वो कलर जो वो थोड़ा चेंज कर दिया, ये बात पहले हम समझा चुके हैं, अगेन हम इसको रिपीट करते हैं। द प्लस एडजेक्टिव जो है ये एक नाउन बन जाता है, फिर ये एडजेक्टिव नहीं रहता बेटा, ज़हन में रहेगा, और ये फिर रिप्रेजेंट करेगा अपनी पूरी क्लास को, और जो हमेशा प्लूरल होता है ये भी ज़हन में रखिएगा। और इसकी एस फॉर्म नहीं होती, एडजेक्टिव की बेटा एस फॉर्म नहीं होती, जैसे द पुअर नहीं करेंगे, द रिचेस, वैसे रिचेस नाउन होता है, वो रिच के साथ जो है इसका इजाफा नहीं है बेटा, वो नाउन है, इमारत आपकी इमारत को कहा जाता है। द पुअर डिजर्व या डिजर्व्स आवर सिंपैथी, तो बेटा ज़हन में रहिए यहाँ पर क्या आएगा, द पुअर डिजर्व आवर सिंपैथी, बेटा डिजर्व्स यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक हो गया। वैसे एक बात आपको और भी बता दें कि जो पोएट होता है जनरली वो ग्रामर को बेटा फॉलो करने का जो है वो पाबंद नहीं होता, अगर वो ग्रामर को फॉलो कर ले तो ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन प्रोज इसके बिल्कुल अलग से रिटन फॉर्म के अंदर जो आपको ग्रामर के रूल्स को ऑब्जर्व बेटा करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो कर दे तो उसकी मेहरबानी है, ना करे तो बेटा उसके ऊपर कोई जबरदस्ती जो है वो नहीं है। एक और बात बेटा जो है, एक देयर इज अ नोट ऑफ रोमांटिसिज्म इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंज ऑफ द पोएम व्हेन द साउंड ऑफ फॉलिंग ड्रॉप्स अपीयर्स टू बी म्यूजिकल टू द पोएट। मैंने आपसे कहा ना रोमांटिक पोएट्री जो है बेसिकली वो क्या है, रोमांटिक पोएट्री जो है बेटा वो बेसिकली जो है जब आप नेचर की बात करते हैं, लव फॉर नेचर, जो नेचर के अंदर जो प्रिविलेज एलिमेंट्स हैं, और पोएट्स जो है बेटा इनको कहा जाता है द प्रीस्ट ऑफ इनविजिबल,
ये उस चीज को बयान कर सकते हैं जिनको बेटा आम आदमी आम लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो सेंस ऑफ परसेप्शन है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी की पोर्ट्स की होती है। तो ऑब्जर्व करता है कि वो जो साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स है वो जो उसके ऊपर पत्तों के ऊपर जो वो फॉल करे। और ये आपकी सवाल भी है कि बेटा वो जो साउंड जो है वो पोएट को कैसा लगता है, तो बहुत ही बेटा म्यूजिकल लगता है। अब इसको एक लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन पर आप ये भी कह सकते हैं कि स्वीट नॉइस इज इक्वल टू स्वीट एक्ट ऑफ द रिच ऑफ गिविंग आर्म्स टू द पुअर, कि जैसे ठीक है कम अमाउंट में दे रहे हैं लेकिन अच्छा है, सोसाइटी की हेल्थ के लिए अच्छा है, कम से कम दे तो रहे, थोड़ा थोड़ा दे रहे, देना ज्यादा चाहिए, लेकिन अब इस एक्ट को थोड़ा थोड़ा भी दे रहे हैं तो पोएट को ये एक्ट जो है वो कैसा लगता है बेटा, वो स्वीट लगता है बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि बेटा आपको ये सारा समझ आ गया होगा। कोई बात हो, कोई क्यूरी हो, कल जो हमारा बेटा इसका जो हमारा जो इसका होगा जूम का जो लेक्चर होगा बेटा आप उस पर जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जब हम स्टैंजा 2 करेंगे फिर उसकी राइमिंग स्कीम भी और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी और इसकी एक्सरसाइज भी, वो सारा बेटा फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।